हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा आज मैं आपके साथ दो बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको हमारे अकाउंट्स के पेपर में जो अमेंडमेंट आई है, जो चेंजेज आए हमारे सब्जेक्ट के अंदर, उसके बारे में आपसे बातें करेंगे। दूसरी बात बेटा मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि अभी कुछ देर पहले आईसीआई का बेटा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने एग्जाम को एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया है। यानी पहले जो पेपर हमारे मई के स्टार्टिंग में होने वाले थे उनको बेटा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था जून एंड के लिए, और आज दोबारा उन्होंने उस पेपर को बेटा फिर से पोस्टपोन करके जुलाई एंड के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारे एग्जाम जुलाई एंड में होने वाले हैं। अब कहने को बेटा जुलाई एंड में है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि सीए इंटर के जो पेपर हमारे टर्म जो लगेगा मई 2020 एग्जाम्स है, उसमें अकाउंट्स के पेपर में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं, क्या क्या चेंजेज आए, वो आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से समझना बेटा, जितनी भी चेंजेस थे, जितने भी अमेंडमेंट है, मैंने उन सभी बातों को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है। मैं आपको एक एक बात पूरे ईमानदारी के साथ समझाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा, आप पूरे ध्यान से सुनना। जब आप ये बातें नोट करनी और वीडियो को रोक देंगे और फिर सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, इसमें से कुछ पॉइंट्स तो जब हम फेस टू फेस क्लासेज पढ़ा रहे थे, यानी जो अभी फेस टू फेस क्लास का जो बैच कंप्लीट हुआ है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर करवाई, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने हमसे पहले क्लासेस ली हैं या पेन ड्राइव परचेज कर रखी कुछ टाइम पहले, उनके लिए बेटा ये चीजें जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें बदल गई हैं। उन्होंने जब पढ़ा होगा तो कुछ और पढ़ा होगा, उन्होंने पेन ड्राइव में कुछ और क्लासेस देखी होंगी, इसलिए हम यहाँ पे जो बदलाव है उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। और जिन बच्चों को पहले से पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो पूरी ईमानदारी के साथ सारे अमेंडमेंट को मेरे साथ ध्यान से देखो, सभी अमेंडमेंट्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अभी बेटा हमारी आरटीपी रिलीज हो चुकी है, उसी को ध्यान में रखकर मैंने इन अमेंडमेंट्स को यहाँ पे कवर अप करवाया है, ठीक है सर। तो बेटा सीए इंटर का जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स, उसकी अमेंडमेंट मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा हमारा एक चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट, सभी बच्चों को याद होगा, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के नाम से भी जान लेते हैं या कंपनी फाइनल अकाउंट, सब कुछ भी नाम दे दो। उस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें बदल गई हैं। सबसे पहले देखो वहां पर जो पहला बदलाव आया वो क्या है, फिक्स्ड एसेट इज रिप्लेस्ड बाय पीपीई। यानी पहले जब हम बैलेंस शीट बनाया करते थे शेड्यूल नंबर 3 की, तो वहां पर जब एसेट आती थी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे जब आता था नॉन करंट एसेट, तो वहां पर आता था फिक्स्ड एसेट। तो यहां पर क्या लिखा, फिक्स्ड एसेट को यहां से रिप्लेस करवा दिया गया है, यानी अब फिक्स्ड एसेट वर्ड नहीं आएगा बच्चों, और उसकी जगह नाम आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है, जिसका नाम था बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इस तरीके से फिक्स्ड एसेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या है, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स मतलब एग्जाम में जिनका आंसर देकर आना है बैलेंस शीट बनाने वाली प्रॉब्लम्स का, तो वहां पर आप कभी भी फिक्स्ड एसेट वर्ड नहीं लिखेंगे, आप वहां पे लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया पहले क्या होता था, अब क्या होता है, दोनों बातें मैंने नोट की। बिफोर का मतलब है अमेंडमेंट से पहले, आफ्टर का मतलब है अमेंडमेंट के बाद। सबसे पहले बेटा हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर आता था पहले एसेट्स में नॉन करंट एसेट। क्या आता था, जल्दी से बोलो, नॉन करंट एसेट। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता था बेटा फिक्स्ड एसेट। हाँ जी सर, आपको याद है एसेट में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आता था, मैं लिख देता हूं, वैसे जरूरत नहीं। यहां पर आता था टेंजिबल एसेट, हाँ जी सर। फिर आता था बच्चों इनटेंजिबल एसेट, एकदम बरोबर सर आता था। फिर आता था कैपिटल WIP, फिर आता था इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सब कुछ सेम है, जो यहां नॉन करंट एसेट में पहले फिक्स्ड एसेट आता था, बस उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो क्या समझ में आया, जो यहां फिक्स एसेट था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
इसके नीचे वही पॉइंट आएंगे, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, जो भी वहां पर आते थे वो सारी बातें। यानी कहने का मतलब है यहां पर हमारे हेड का नाम बदल दिया गया है, फिक्स एसेट से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब जितनी भी प्रॉब्लम्स का आप आंसर तैयार करोगे जिसमें बैलेंस शीट की जरूरत है, वहां पर आपको पीपीई वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जब फाइनल अकाउंट करवाया था तो मैंने ऑलरेडी पीपीई करवाया था, बट अगर नहीं, उससे पुराने स्टूडेंट बेटा जिनको मैंने फिक्स्ड एसेट करवा रखा है, वो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पीपीई वर्ड लिखेंगे। ठीक है सर। सेकंड, कंपनी फाइनल अकाउंट में सेकंड अमेंडमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक नाम आता था बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या नाम आता था? पहले क्या होता था, हम रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को बदलकर उसका नाम कर दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कहने का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ जो रिजर्व वर्ड आता था उसे डिलीट कर दिया है और अब सिंपली लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले क्या आता था? पहले आता था बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या आता था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अब सिर्फ क्या बचा है? ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी रिजर्व वर्ड को हटा दिया। वैसे एक बात बता दूं, आज से कुछ टाइम पहले ये वर्ड हुआ करता था सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उन्होंने अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, और आज फिर से अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। अब क्या बोला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर फिक्स एसेट की जगह आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह आएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला एक चैप्टर बच्चों हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उन्होंने कुछ कंपनीज को यहां पे एग्जम्प्ट पहले से भी कर रखा था, उस लिस्ट में एक नया नाम जोड़ दिया। देखो क्या लिखा, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। यानी वो प्राइवेट कंपनी जो इनिशियली यानी जिसका अभी शुरुआती ईयर्स है, यानी जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, उन प्राइवेट कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, बस ऐसे ही कहने को एक अमेंडमेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को भी कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी आईसीआई का क्या हुआ बेटा, जो मॉड्यूल आया है नया वाला, उसमें उन्होंने यहां पर कुछ चीजें बदल दी हैं। वैसे एक बात बता दूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पूरा चैप्टर मैंने YouTube के अंदर बेटा एकदम पब्लिकली पोस्ट कर रखा है। अगर आप बच्चों को वो पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ना है या रिवाइज करना है तो आप YouTube पे जाकर सारी, उसके टोटल 6 पार्ट है, आप सारे पार्ट्स को देखो, वो एकदम अमेंडेड होगा और उसमें वो सारी प्रॉब्लम मैंने कवर करवाई हैं जो अभी आईसीआई के मॉड्यूल में आई हुई हैं। ठीक है, वैसे भी बता देता हूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर बेटा क्या होता था, जब प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करते थे प्रीमियम पे, ऐसे समझो एक प्रेफरेंस है 100 रुपीज का और हम उसे रिडीम करते हैं 110 रुपए पे। जो 10 रुपए हम प्रीमियम पे करते थे, पहले उस प्रीमियम को चार्ज किया जाता था सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट, यानी उसे सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज किया जाता था। बट अभी आईसीएआई ने क्या कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज नहीं करोगे, उसे कंपनी के फ्री रिजर्व से चार्ज किया जाएगा, यानी P&L और जनरल रिजर्व। तो पहले एंट्री बनती थी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब उस एंट्री को बदल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह क्या वर्ड आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो अब P&L और जनरल रिजर्व यूज होगा। तो जिन बच्चों ने पहले क्लासेस ली होंगी बेटा, वहां में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करता था क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट चार्ज किया जाता था। बट अभी नए स्टडी मेट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, P&L और जनरल रिजर्व। इसको डिटेल में जानना है तो बेटा मैंने आपको कहा कि YouTube पे आपको पूरी क्लासेज अवेलेबल करवा रखी है मैंने, वहां पर आप जाके इसके सारे पार्ट्स देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है वो भी बता देता हूं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव आया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो
तो 3 चेंजेस बताए, फिक्स एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज को कैश फ्लो की जरूरत नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर्स पे जो प्रीमियम पे किया जाएगा उसके लिए हमें P&L और जनरल रिजर्व यूज करना है बच्चों, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अगला रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के चैप्टर में बेटा बहुत सारी अमेंडमेंट आ गई, इसी वजह से मैंने इस पूरे चैप्टर को अलग से रिकॉर्ड करवाया है और इसके 5 क्लासेस यानी 5 वीडियो मैंने बनाकर अपने YouTube चैनल पे बेटा मैंने 5 क्लासेज अपलोड कर रखी है। अगर किसी भी बच्चे को डिटेल में चैप्टर पढ़ना हो तो वो बेटा वो 5 वीडियो देखेगा, और उन वीडियोस के अंदर भी हमने वही प्रॉब्लम कवर करवाई है जो अभी ICI के मॉड्यूल में आई है, और आफ्टर अमेंडमेंट हमने पूरा चैप्टर दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस भी अवेलेबल है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी, ठीक है। हाँ जी सर, तो पहले तो आप ये समझो इस चैप्टर में बदलाव क्या आया। एक है बेटा DRR यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और दूसरा है DRR इन्वेस्टमेंट। क्या है जल्दी बोलो? DRR इन्वेस्टमेंट। DRR को लेकर क्या कहा, पढ़ो जल्दी से। DRR अब किसको बनाना है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ओनली अनलिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR। सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को DRR बनाने की जरूरत है, इन कंपनीज को DRR नहीं बनाना। तो पहले मैंने बताया किसके लिए रिक्वायरमेंट है, किसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ अनलिस्टेड को बनाना है बच्चों, ध्यान से समझ रहे हो। दूसरा, जितने भी लिस्टेड कंपनी DRR क्रिएट नहीं करना, जितने भी NBFC हैं ऑल NBFC, जितने भी HFC का मतलब है हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और जितने भी अदर फाइनेंशियल AIFI हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको भी बेटा DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर से समझना है, DRR अब सिर्फ किसको बनाना है, अनलिस्टेड कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है, इनको बच्चों DRR बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, DRR कितना परसेंटेज बनेगा वो मैंने यहां क्लैरिफाई किया। तो क्या लिखा मैंने, 10% ऑफ यानी 10% किसका, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स एज DRR, ऐसे समझो बेटा। अगर ध्यान से समझना, अगर बेटा कोई कंपनी है और उसके डिवेंचर्स की अमाउंट है बेटा 10 लाख रुपए, कितने रुपए हैं सर, 10 लाख रुपए। सर आपने एक अमेंडमेंट छोड़ दी बेटा, कौन सी सर, ये DDT। हाँ बच्चों ये रह गया, कोई बात नहीं, मैं उसको समझाने के बाद DDT पे दोबारा आऊंगा, टेंशन मत लो, पहले यहां पर आ जाओ बेटा। अगर डिवेंचर्स हैं 10 लाख रुपए की, तो उस कंपनी को DRR बनाना पड़ेगा इसका 10%, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। यानी जितने भी डिवेंचर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग हैं उसी का 10% बच्चों हमें DRR बनाना पड़ेगा। मैंने फिर कहा अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, अनलिस्टेड के अलावा किसी को भी DRR बनाना जरूरी नहीं है, इनको DRR नहीं बनाना। DRR बनेगा 10%, किसका 10%, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का 10%, और ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी लिखा है। और ज्यादा डिटेल में जाना है, मैंने आपको पहले बताया ये पूरा चैप्टर हमारा पूरी प्रॉब्लम्स के साथ अपलोडेड है, आप वहां पे जाकर पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला DRR इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है, DRR इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कंपनीज, इन कंपनीज को DRR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। DRR इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कौन सी कंपनीज है उसके लिए, जितने भी लिस्टेड NBFC हैं, कौन से बेटा जल्दी बोलो, लिस्टेड NBFC, लिस्टेड HFC, ऑल अदर लिस्टेड कंपनी। क्या लिखा, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज, बट उसमें कौन कौन नहीं आएगा, AIFI नहीं आएगा, बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए। तो DRR इन्वेस्टमेंट किसको बनाना है, जितने भी लिस्टेड NBFC, लिस्टेड HFC और लिस्टेड सभी कंपनीज अदर देन AIFI,
बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके अलावा सभी को डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज है उसमें बस क्या नहीं होना चाहिए, अनलिस्टेड में एनबीएफसी नहीं होना चाहिए और एचएफसी नहीं होना चाहिए। यानी सभी अनलिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना कंपलसरी है, बट उन अनलिस्टेड में एनबीएफसी और एचएफसी नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? जी सर। डीआरआर बनेगा 10%। हाँ, डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% करना है। किसका 15%? आप ऐसे समझो, जिस ईयर के अंदर डिवेंचर्स का रिडम्पशन होना है, जितने भी डिवेंचर्स का रिडम्पशन होना है उसके 15% के इक्वल डीआरआर बनेगा। सर हम समझे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो बच्चों, ये हमारे ईयर है 2020 और 2021। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 में हमारा ये स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2031 को एंड होने वाला, बरोबर? हाँ जी सर। अब आपको एक बात समझाता हूं, इस ईयर के अंदर जितने भी डिवेंचर्स का रिडम्पशन होना है, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मान लो इस कंपनी के डिवेंचर्स थे 10 लाख, एक बार मान लो कारण इस ईयर के अंदर 5 लाख डिवेंचर्स का रिडम्पशन होना है। कितने डिवेंचर्स का? 5 लाख। तो जितने भी डिवेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उसका 15% हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी, डीआरआरआई क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 अप्रैल से पहले पहले। तो क्या लिखा मैंने? 15% ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर shall be invested before 30 अप्रैल in each year। हर साल 30 अप्रैल से पहले पहले उस 15% को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 5 लाख का 15% इन्वेस्ट करना है, बट उसकी इन्वेस्टमेंट की डेट है 30 अप्रैल से पहले पहले। ये कुछ अमेंडमेंट डिवेंचर के चैप्टर में मैंने पहले ही कहा, डिटेल में जानना है आप हमारी डिटेल्ड वीडियो को रेफर करो, वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, एक और बात समझाते हैं बेटा। हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, उसमें बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी का रेट बदल गया। ध्यान से समझना, बेसिक रेट है 15%, बरोबर? अच्छा, उस पे बेटा आपका सरचार्ज लगेगा 12% और उस पे एजुकेशन सेस लगेगा 4% और इफेक्टिवली आएगा 17.472%। कुछ बच्चों को बात जमी नहीं, वो कहते सर इसे कैलकुलेट करके दिखाओ, कैसे करोगे? तो उन बच्चों को अभी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। कैसे दिखाओगे सर? ये देखो, तो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा बेसिक रेट हो गया 15 पे लगाओ 12%, तो 15 का 12% निकालोगे बेटा 15 का 12%, तो आएगा 1.8। इसका टोटल लगाओगे तो आएगा 16.8। उस पे लगेगा एजुकेशन सेस जो हमारा 4%, तो आएगा 0.672 और इन सभी को अगर आप प्लस कर देते हो तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा 17.472%। तो मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन भी दिखाई यहां पे कि 17.472% कैसे बनेगा, वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है बेटा, यहां तक 15% बेसिक रेट है, 12% हमारा सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस है बेटा, उसी के साथ ही रेट बनेगा 17.472%। इस तरीके से मैंने अकाउंट्स के पेपर में जो जो अमेंडमेंट आई है इस बार के लिए वो बेटा आपको कवर करवाए हैं। आप एक बार आरटीपी को भी रेफर कर लेना और इन बातों को अपनी तैयारी के वक्त ध्यान रखना। अगर आपने पहले से ही ये सब पढ़ रखा है तब तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों ने इनके अलावा कुछ पढ़ रखा है वो अपने प्रॉब्लम में ये चीजें बदल लेना। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में हमें इतना ही कवर करवाना था। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करना, अदरवाइज एक बार इन सारी बातों को नोट डाउन कर लो।